Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 2nd on the JNU Environmental Science MSc level exam from the previous year question, that is 2018 paper. I request you to subscribe our channel and contact us for the latest study material in this number. So the first question we are seeing here is fill in the blanks, is or are called as tsunami. So let us discuss first what is tsunami. A tsunami is a series of waves in a water body caused by the displacement of a large volume of water. Okay, so आप यहाँ देख सकते हैं कि ये tsunami का आपका formation दिखा रहा है, ठीक है. Generally in an ocean or a large lake, earthquakes, volcanic eruption and other underwater explosions above are below water all have the potential to generate the tsunami. Okay, this is the definition of the tsunami. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक है, ठीक है, वहां से एपिसेंटर से आपका अर्थक्वेक जनरेट होगा. तो जैसे ही आपका यहाँ पे एक फॉल्ट प्लेन जनरेट होगा, यहाँ से आपका सेस्मिक वेव्स निकलेंगे, वो आपके वेव्स के प्रोपागेशन में उनको क्या करेंगे, उनको करेंगे स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे, उसकी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे. तो इंस्टेबिलिटी जैसे ही यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी तो वेव्स का जो सीक्वेंस है वो बढ़ते जाएगा. जब आप कोस्ट के पास पहुंचेंगे तो आपकी वेव्स की जो हाइट होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी वेवलेंथ जो होगी वो बड़ी बड़ी होगी, आपकी वेवलेंथ जो होगी वो काफी छोटी हो जाएगी और वेव हाइट जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है. तो सुनामी का होने का रीजन वही है कि आपका लार्ज डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वाटर का, तो जहां की यहाँ पे मतलब बहुत दूर से ही आपका वेव का हाइट बढ़ते हुए आता है, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइट इंक्रीज होते हुए जा रहा है जब आप कोस्ट के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है. That's why these large waves, these are the large waves that forms during the tsunami. Okay, India have also faced the tsunami. Okay. दूसरा चीज है कि अगर आप लैंडस्लाइड हो रहा है, ठीक है, लैंडस्लाइड होगा तो आपका सपोज करें आप एक आपका यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन से पत्थर आके ओशनिक वाटर में पड़ रहा है. तो यहाँ पे जैसे ही वाटर पे आके वो गिरेगा तो यहाँ पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, जिसके वजह से भी आपका वेव्स का हाइट है वो इंक्रीज कर जाएगा और आपका वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा, आपका वेव हाइट बढ़ते हुए आपका सी शोर में वो चढ़ते हुए जाएगा. तो दिस इज ऑल्सो ए कॉज फॉर दी व्हाट सुनामी. सो द आंसर इज not big tide created by the rotation of the moon, sun and earth. Okay, this is not, this is because the tide is obviously created by moon, sun and earth's gravitational force, so this will not be the answer. Wave created by storms, this will not be the answer. But large waves usually formed by the undersea earthquake. देख सकते हैं कि undersea earthquake है, ठीक है, this satisfied the undersea earthquake, ठीक है. एंड लैंडस्लाइड एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर आपका एक मास आके मास वेस्टिंग होके यहाँ पे आपका पानी पे पड़ रहा है तो ऑब्वियसली वो भी एक लार्ज हाइट का वेव क्रिएट करेगा, ठीक है. तो आपका सी जो होगा दैट विल बी योर आंसर. नाउ which is not a type of glacier. Okay, so let us discuss each option that is given here. First one is valley glacier. Okay, you can say this is a already a glacier, this is already a glacier, it is given valley glacier, that means it is already a glacier. तो valley glacier क्या होता है भाई? वैली ग्लेशियर आपका जब जैसे कि ग्लेशियर का डेफिनेशन की बात करें तो मूविंग मास ऑफ आइस अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी और इट्स ओन वेट, ठीक है. तो आपका कोई भी आइस मास जो मूव कर रहा है वो आपका क्या होगा, उसको हम ग्लेशियर बोलेंगे, ठीक है. तो आइस मास मूव कर रहा है, आप जैसे कि देख सकते हैं ये वैली है, ठीक है, ये ग्लेशियर की वैली है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आइस मास तो मूव कर ही रहे. तो वैली ग्लेशियर इज ऑब्वियसली ए टाइप ऑफ ए ग्लेशियर. ओके, दैट इज ए टाइप ऑफ ए ग्लेशियर. दोज आर आल्सो mountain glacier or alpine glaciers. Okay, those are also called as mountain glaciers or alpine glaciers. Like this only they form. नेक्स्ट आइस कैप, ठीक है, आइस कैप पे भी आप देख सकते हैं कि आइस कैप जो है वो आपका वहां पे भी आइस का जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट होके आपका ओशन में जाके क्या होगा, आपका टूट के गिरेगा, ठीक है. तो यहाँ पे भी आपका आइस का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है. These are big boulders of ice. Okay, ice cap. Okay, so this is also a type of what, glacier, because it is also moving. Okay, from the cliff the ice mass will be moving and it will come down to ocean. Okay, now the continental ice sheets. लेकिन जैसे कि अंटार्कटिका और आर्कटिक की बात करें, अंटार्कटिका और आर्कटिक की बात करें तो वहां पे इस तरीके से कंटिनेंटल आइस शीट्स होते हैं, ठीक है. वहां पे भी आपका आइस का मूवमेंट होता है, ठीक है. तो वो भी एक तरीके का ग्लेशियर है, ठीक है. कंटिनेंटल ग्लेशियर्स बोलते हैं उनको, कंटिनेंटल आइस शीट्स. तो आइस शीट्स ऑब्वियसली आंसर होगा.
वैली ग्लेशियर भी आंसर होगा और आइस कैप भी आंसर होगा। जो सी आइस है दैट विल नॉट बी योर आंसर, बिकॉज let us discuss the sea ice. You can see here it is not moving, and first of all the most basic difference in the sea ice form from the salty ocean water, whereas icebergs, glaciers and lake ice form from the fresh water or snow। ठीक है, तो ये सब फ्रेश वाटर से बने हुए हैं, ठीक है, जबकि सी आइस जो है वो आपका किससे बना हुआ है, सॉल्टी वाटर से। सो सी आइस ग्रोज, फॉर्म्स एंड मेल्ट्स स्ट्रिक्टली इन ए ओशन। ग्लेशियर्स आर कंसिडर्ड लैंड आइस एंड आइसबर्ग्स आर chunks of ice that breaks off from the glaciers fall into the oceans। ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आपका सी आइस नहीं होगा क्योंकि वहां पे सॉल्टी वाटर भी होता है, ठीक है, तो एक फॉर्म ऑफ ग्लेशियर नहीं है, ठीक है। The next question they are asking which is characterized under the hydrometeorological hazards। तो meteorological क्या होता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, तो हाइड्रो एंड meteorological hazards की अगर बात करें, ठीक है, तो हमारे पास तीन मेन टाइप्स ऑफ होते हैं नेचुरल हजार्ड्स, ठीक है, जिसमें कि हम बोले जियोलॉजिकल होता है, हाइड्रोमेटेरोलॉजिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, ठीक है, जिसमें से हाइड्रोमेटेरोलॉजिकल डिजास्टर जो है वो 75% ऑकर करता है, 75% वेटेज है इसका, जिसमें अगर हम इंक्लूड करें तो इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रप्शन हो जाएगा नेचुरल लाइफ पे, ठीक है, तो इनमें इंक्लूड होते हैं फ्लड्स, फ्लड्स आंसर है, फ्लड होगा, ड्रॉट्स होगा, साइक्लोन ऑफ ऑल टाइप्स, तो हरिकेन एक साइक्लोन का टाइप है, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ओके, नाउ वाइल्ड फायर। ओके, वाइल्ड फायर में भी क्या होगा कि वाइल्ड फायर में आपका क्या होता है, वाइल्ड फायर में आपका मीटेरोलॉजिकल हजार्ड है, क्योंकि वहां पे फायरिंग हो रही है तो पोल्यूशन पैदा होगा, ठीक है, वाइल्ड फायर से भी पोल्यूशन पैदा होगा, ठीक है, तो दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ हजार्ड। ओके, सो फ्लड एंड हरिकेन और वाइल्ड फायर जो होंगे वो आपके आंसर होंगे, बिकॉज रेनफॉल से रेनफॉल एक्सेस हो तो हजार्ड होगा, ठीक है, रेनफॉल सिर्फ अकेला हजार्ड करेगा ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस से ग्लोबल वार्मिंग होता है, वो थोड़ी ना कोई हजार्ड है, उससे ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हजार्ड का कॉज है, ठीक है। अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस की बात करें तो अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस तो लैंड वाले होते हैं, ठीक है, लैंड बेस्ड है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रो की तो बात आएगी नहीं भाई, तो योर आंसर विल बी वाइल्ड फायर, फ्लड एंड हरिकेन्स, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, the phosphate in a water sample will be determined by adding the HNO3 and ammonium molybdate, and phosphate is indicated by bright dash and precipitate layer of dash, ठीक है, this is the question। okay, this is the fill in the blank, 2 question marks here। okay, so a small amount of sample is acidified with concentrated nitric acid to which a little ammonium molybdate is added। okay, this we have seen in the question, this is given। okay, the presence of phosphate ions is indicated by the formation of a bright yellow precipitate। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं, phosphate in water sample पे will be determined by adding HNO3 and ammonium molybdate, ठीक है, अगर फॉस्फेट वाटर सैंपल में है तो आप अगर HNO3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और एमोनियम मोलिब्डेट ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, ऑफ एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ठीक है, एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट मिलेगा और ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। द अपीयरेंस ऑफ द प्रेसिपिटेट कैन बी फैसिलिटेटेड बाय जेंटल हीटिंग, ठीक है, जेंटल हीटिंग से मिलेगा, तो आपका येलो कलर हो गया और साथ ही साथ एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट हो गया, ठीक है, तो आपका ये दोनों ऑप्शन राइट है, तो दिस इज येलो एंड एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ओके, in the next question they're asking the water table contour shows that the direction of the movement of groundwater at dash to the contours, this is the question। okay, so let us discuss, you can see these are the water contours, you can see here these are the water contours, these are the water contours। okay, जो यहाँ पे आपको ये लाइंस दिख रहे हैं ये सारे के सारे वाटर कंटूर्स हैं, ठीक है, हमने अलग अलग लेवल्स पे वाटर कंटूर्स बना रखा है, ये आपका वेल है, ठीक है, ये आपका वेल है, ठीक है। अगर बात करें रिचार्जिंग ऑफ वाटर की, ठीक है, वही रिचार्जिंग ऑफ वाटर तो वो तो भाई परपेंडिकुलर चलेगा, कंटूर से परपेंडिकुलर चलेगा, ठीक है, और ग्राउंड वाटर की ही रिचार्जिंग होती है। अगर बात करें ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग तो ऑब्वियसली क्या होगी, अगर आप देखते हैं क्रॉस सेक्शन भी आप देखें, ठीक है, अगर आप इसको वाटर टेबल बोलते हैं और रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है ना, ग्राउंड वाटर तो भाई नीचे मौजूद है, वाटर टेबल का जो होगा कंटूर वो तो कुछ ऐसा होगा, वाटर टेबल का कंटूर कुछ ऐसा होगा, लेकिन आपका जो फॉर्मेशन होगा क्या, आपका जो फॉर्मेशन होगा किस चीज का, आपका जो ग्राउंड वाटर का फॉर्मेशन है वो तो परपेंडिकुलर है,
तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप फ्लो देख सकते हैं वाटर का, जो कि ग्राउंड वाटर में जा रहा है, वो भी परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ आप क्रॉस सेक्शन भी देखें अगर ग्राउंड वाटर का वाटर टेबल के साथ, तो दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर. सो द मूवमेंट ऑफ व्हाट, the movement of groundwater will obviously be perpendicular to the water table. Okay, so the line drawn to the water table contour usually indicates the direction of the groundwater flow along the upper surface of the groundwater system. The water table is continuously adjusting, changing the recharge and discharge pattern. Okay, तो line drawn हमेशा perpendicular होंगे. ठीक है. The next question they are asking, the most important source of latent heat of evaporation is. It is very simple. The answer will be atmospheric. Why? Let us discuss. Water is releasing the energy to its surrounding to undergo these phase changes. Since the surrounding environment is absorbing or gaining the energy, it warms up. Okay. In the atmosphere phase, changes between liquid and gas are the most important because of the large amount of latent heat involved. यहाँ पे large amount of latent heat involved होता है. तो आपका एटमॉस्फेयर ही एक ऐसा जगह है जहां पे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लैटेंट हीट का आपका सोर्स बनेगा. तो एटमॉस्फेयर विल बी योर आंसर. ओके, ओशन, फॉग एंड क्लाउड्स आपके आंसर नहीं होंगे, क्योंकि क्लाउड एट ए पर्टिकुलर जगह पे होता है जहां पे लैटेंट हीट ऑफ वेपरेशन तो होगा नहीं, वहां पे कंडेंसेशन हो जाता है क्लाउड पे. ठीक है. फॉग की भी बात करें तो वहां पे कंडेंसेशन होगा. ओशन तो भाई सरफेस लेयर है. ठीक है. लैटेंट हीट कहां पे रिलीज होगा? आपका एटमॉस्फेयर पे रिलीज होगा. तो आंसर तो आपका ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर ही होगा. ठीक है. इफ यू यूज द कॉमन सेंस आल्सो, दिस इज वेरी इजी. ओके, क्लाउड पे आपका प्रेसिपिटेशन, फॉग भी आपका प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है. ठीक है. ओशन की अगर हम बात करें, ओशन भी ओशन पे तो स्टार्ट होगा, ओशन पे तो एवापोरेशन स्टार्ट होता है, तो जस्ट थोड़ी आपका लेटेंट हीट दे देगा वो. लेकिन एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहां पे एक्सचेंज होगा. ठीक है. मोस्ट ऑफ दी जो आपका एक्सचेंज होगा फेज चेंज का, वो आपका कहां पे होगा? एटमॉस्फेयर पे होगा. तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा? एटमॉस्फेयर होगा भाई, एटमॉस्फेयर होगा. The next question they're asking, soil amendment applied to the irrigated lands alters the gas properties of the soil. Okay, so it is again fill in the blanks. ठीक है. What properties of the soil they are asking. ठीक है. तो यहाँ पे soil amendment की अगर बात करें, in the irrigated land is any material added to a soil to improve its physical property. तो physical जहाँ होंगे आंसर, वो तो हमारे आंसर होंगे. बायोलॉजिकल कटआउट, खाली बायोलॉजिकल नहीं होगा, बायोलॉजिकल एंड केमिकल भी नहीं होगा खाली. ठीक है. फिजिकल तो होगा. ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा. ठीक है, हम जान लिए. ठीक है, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा. तो हम बात करते हैं वहां पे कि सच एज वाटर रिटेंशन. ठीक है, वाटर रिटेंशन फिजिकल प्रॉपर्टी. परमिएबिलिटी, वाटर का ट्रांसफर, दैट इज आल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी. वाटर का इनफिल्ट्रेशन. ठीक है, वाटर का इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि आपके सॉइल के अंदर कैसे पानी अंदर जा रहा है. ठीक है. ड्रेनेज, ठीक है, सॉइल के अंदर से कैसे पानी बह के बाहर जा रहा है, दैट इज आल्सो फिजिकल. ओके. एयरेशन आल्सो फिजिकल, बिकॉज एयरेशन कैसे हो रहा है कि मतलब एयर सॉइल कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज आल्सो. एंड स्ट्रक्चर, ओके, सॉइल की स्ट्रक्चर, दैट इज आल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी. तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो है ही. ठीक है. और साथ ही साथ क्या होता है कि गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है आपकी सॉइल अमेंडमेंट्स करने से. तो वो क्या करती है? वो आपकी केमिकल स्पीसीज को क्या स्ट्रेंथन करती है, केमिकल न्यूट्रिएंट्स को स्ट्रेंथन करती है. तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करेगा. तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर दी मोस्ट suitable answer for this kind of question. The next they are asking, which following statement about the ionic compound is false. Okay, so let us discuss about something about the ionic compounds. So ionic compounds conduct electricity when dissolved in water. Very very important. When dissolved in water or melted, they conduct electricity. They are soluble in water and are also crystalline solids. Okay, तो पोलर सॉल्वेंट की अगर बात करें, वाटर इज आल्सो ए पोलर सॉल्वेंट. ठीक है. तो आपका ऑप्शन डी जो है, दैट इज वेरी मच ट्रू. दिस इज ट्रू. ओके. उसके बाद आता है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस. ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनमें. ठीक है, तो उनके वजह से आपकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो दिखती है. ठीक है, दिस इज वेरी ट्रू. ओके, आयंस तो कंसिस्ट करेंगे ही, आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो तीनों के तीनों ऑप्शंस तो ट्रू हो गए. ठीक है, तो फिर आपका बचता क्या है? बात करें इन सॉलिड स्टेट क्या होता है? द आयनिक solids are held firmly in the position. There is no space large enough for the ions to move through, even if they could escape the force of attraction. ठीक है, solid state पे तो मूव नहीं करेंगे भाई. तो solid state पे जब मूव ही नहीं करेंगे तो कंडक्ट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तभी करेंगे जब आपका वो वाटर पे डिसॉल्व होंगे. तो रूम टेम्परेचर पे तो वाटर पे डिसॉल्व नहीं हो रहे ना. तो दिस विल नॉट बी योर आंसर. दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज योर आंसर also, because it is asking false, which is false. It is very very important. You see in the question that is if there is not
और false is given in a question or not। ये बहुत ही इजी है, आपको बस देखना है कि false या not लिखा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which of the following represents the correct form of van der Waals equation। ठीक है, van der Waals equations की बात करें तो आप देख सकते हैं ब्रैकेटेड ओपन p प्लस a अपॉन v अपॉन n का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू v अपॉन n माइनस b इक्वल टू RT। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, p प्रेशर है, n नंबर ऑफ मोल्स है, r आइडियल गैस कांस्टेंट है, v वॉल्यूम इन लीटर है, t टेंपरेचर है एंड a और b जो है वो वैन डर वाल्स इक्वेशंस के कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं Pv इक्वल टू nRT, वही नहीं होगा, वैन डर वाल्स इक्वेशन का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। Pv इक्वल टू nRT कैसे हो जाएगा, वो तो आइडियल गैस का इक्वेशन है, तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन की बात करें, सपोज आप कंसीडर कर रहे हैं n की वैल्यू 1। ठीक है, इफ यू कंसीडरिंग n की वैल्यू 1 तो इट इज वेरी वेरी जस्टिफाइड, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, n की वैल्यू 1 कर रहे हैं तो ये आपकी जस्टिफाइड आंसर है। बाकी दोनों क्यों नहीं होंगे, देखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है p प्लस a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, जो पहला वाला तो सेटिस्फाई हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे n का है, यहाँ पे माइनस साइन है और ऊपर से n भी नहीं है, तो ये तो आपका आंसर है ही नहीं। ठीक है, सेकंड में तो n स्क्वायर ही नहीं है, सेकंड में n स्क्वायर ही नहीं है, और n स्क्वायर नहीं होने की वजह से यहाँ पे आपका nRT भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो n है ही नहीं, आप n कैसे कॉमन ले जाओगे, n अगर कॉमन भी लेते हो, आप देख लो n कॉमन लेके, अगर आप n कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा, एक n तो आएगा ही, a into n आएगा ही, जो कि नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर, सो द आंसर इज बी। ओके, you just see the equation and satisfy these four options। okay, if you remember the equation, you satisfy these four, you can answer it very easily। this question is related to what, this question is related to, you can see it is related to osmotic pressure। okay, the osmotic pressure of 5% solution of cane sugar at 288 Kelvin are 0.082 liter atm Kelvin inverse mole inverse will be, this is the question। इसमें करना क्या है, तो इसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि केन शुगर क्या होता है। ठीक है, केन शुगर इज सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज। ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज इज 342 ग्राम। ओके, 342 ग्राम। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम बी इंटू आर डी अपॉन वी, वेट मोलिकुलर मास इंटू आर टी अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, 100 ml, 0.1 लीटर। ठीक है, टी कितना दिया है, 288 केल्विन, तो पुट कर दो भाई 5% सॉल्यूशन ऑफ द केन शुगर, 5% मतलब 5 ग्राम। ठीक है, 342, 5 अपॉन 342 इंटू वो 1 लीटर में से 0.1 लीटर, 1 अपॉन 0.1 इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम तो आ गया, 0.82 करके टेम्परेचर लगा दिया, तो आपका फाइनल आंसर 3.453 atm। This is your answer। Okay, I hope you understand on the lecture। Have a nice day।